सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है सिंक्रोनस मशीन के बारे में, कि मशीन्स आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो सिंक्रोनस मशीन की एक ख़ास बात होती है कि जो भी आपकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक, उसी के साथ सिंक्रोनसली रोटेट होता है आपका रोटर भी। मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसी के साथ वो लॉक रहता है आपका रोटर। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है, जब भी आप मशीन को रोटेट करते हैं उसके ऊपर कोई लोड पड़ता है। मान लीजिए आपने कि एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक, मोटर आपकी अभी नो लोड पे काम कर रही थी। उस टाइम पे क्या था, शाफ्ट पे कोई भी लोड नहीं था, तो वो रोटर उसका प्रॉपरली अलाइन था किसके साथ, आपकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन जैसे ही आपने उसके रोटर पे कुछ फोर्स लगाया या फिर कोई लोड लगाया, तो वो रोटर जो है वो हल्का सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो स्लो डाउन होने की वजह से उसके बीच में कुछ एंगल आ जाता है। ठीक, तो उस एंगल को हम बोलते हैं लोड एंगल, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल डेल से। तो देखिए आपको एक चीज़ और पता है कि जो ई होता है, ई, ये आपका होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो आपका वी है ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, मतलब अगर आपकी मोटर है, अगर आप मोटर की बात कर रहे हो, तो मोटर में आप क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक, तो यही चीज़ें हम पहले देखेंगे मोटर के केस में। अगर आप एक सिंपल सा डायग्राम बनाओ तो आप देखोगे कि ये तो आपका V है, जो आपने V अप्लाई किया, कुछ करंट फ्लो हो रही होगी जो कि इस वोल्टेज से लैग करेगी बाय एन एंगल फाई। ठीक, अब इसी का कंपोनेंट आप तोड़ लीजिए, एक आई आर होगा जो कि इसी की डायरेक्शन में ही होगा, सॉरी, जो आई आर है वो इसी की डायरेक्शन में है। ठीक, और जो आई एक्स है वो जस्ट इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपको ई मिल जाता है। ठीक, तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई जो आपने पढ़ा हुआ भी है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है सिंक्रोनस मशीन पे। तो आपके सामने एक फ़िगर खुली हुई है, फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए Vt जो है ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज, EF1 जो है वो इनिशियल कंडीशन में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और उससे रिलेटेड जो करंट है वो IA1 है। अब देखिए अभी आप इन तीन चीज़ों पे फोकस करिए, Vt, EF1 और IA1, बाकी सारी चीज़ें अभी के लिए भूल जाइए। तो Vt और IA1 के बीच में जो एंगल है वो फाई 1 है, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है फाई I1। उसी तरीके से आप E और V के बीच का जो एंगल है वो डेल 1 है। ठीक, अब देखिए क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं। पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे कि लोड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमने इस डायग्राम को बनाने के लिए एक कंडीशन मानी है कि जो हमारा पावर आउटपुट है वो कांस्टेंट है, मतलब वी आई कॉस फाई कांस्टेंट है, और यही इक्वल होता है आपके ई वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल के। मतलब ई वी इंटू साइन ऑफ डेल बाई एक्स भी आपका एक कांस्टेंट है। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब आपने पावर बढ़ाई, मान लीजिए आपकी पावर थी वी आई कॉस फाई, ठीक, और यही चीज़ आपकी इक्वल है किसके, ई वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल। ठीक, अब हमने क्या बोला कि ये जो पावर है ये कांस्टेंट है, मतलब वी आई कॉस फाई एक कांस्टेंट होगा और ई वी साइन ऑफ डेल भी एक कांस्टेंट होगा। तो देखिए वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज फिक्स होता है, मतलब चेंज जो आएगा वो इसमें आएगा।
उसी तरीके से हमने क्या माना है, v कांस्टेंट माना है और e को कांस्टेंट माना है, तो मतलब साइन और डेल में चेंज आएगा। ठीक, अब उस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे तो आपको पता है वी आई कॉस फाई बढ़ेगा। ठीक, v कांस्टेंट है मतलब i cos फाई बढ़ रहा है, तो i cos फाई सिंपली होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ करंट ऑन द बेस लाइन। तो पहले ये था i1 cos फाई 1, फिर ये बढ़ के हो जाएगा i2 cos फाई। ठीक, तो वो पोर्शन हम एक्सटेंड करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कितनी करंट आ रही है। वो करंट आ गई आपकी i2 जब आपने लोड बढ़ा दिया, और जो वो एंगल सब्सटेंड कर रही थी वो थी फाई i2। उसी तरीके से देखिए, ई तो आपका कांस्टेंट था, ई ये लोकस है, ये बता रहा है कि कांस्टेंट ई है, लेकिन एंगल में चेंज आ रहा है क्योंकि ई साइन डेल इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि ये पावर आपने इंक्रीज़ की है, तो मतलब डेल आपका एंगल इंक्रीज़ हो गया। तो नई ईएमएफ जो आई वो इस पोजीशन पे आई जो कि थी EF2। तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में भी तोड़ सकते हो, जैसा इन्होंने यहाँ पे किया है। इमेजिनरी पार्ट इसका IJX था, ठीक, उसको इन्होंने इससे कंबाइन किया। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि लोड वेरिएशन में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। देखिए, जब भी कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई भी सडन चेंज आता है सिस्टम में, ठीक, तो तीन सिचुएशन होती है हमारे पास। एक होता है सब ट्रांजिएंट। ये सब ट्रांजिएंट पार्ट वो होता है जो कि सबसे पहले और कुछ ही समय के लिए आता है। उसके बाद आता है आपका ट्रांजिएंट और उसके बाद आता है स्टेडी स्टेट। अब आप देखो, जो ये वाला पोर्शन है इतना, ये आपका है सब ट्रांजिएंट पार्ट, ठीक। इतना पोर्शन है आपका ट्रांजिएंट और उसके बाद वाला जो पोर्शन है ये है आपका स्टेडी स्टेट, ठीक। तो तीन में डिवाइड किया गया। सबसे कम टाइम किसका होगा, सब ट्रांजिएंट का, लेकिन सबसे ज़्यादा सीवियर यही होगा। ट्रांजिएंट का उससे ज़्यादा होगा और स्टेडी स्टेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो मोस्टली इनको टाइम बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब देखिए, जब भी फॉल्ट आता है आपको पता है कि आपकी वेव कैसी है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में आपकी वेव जो होती है वो साइनसॉइडल होती है, ठीक। जब भी कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारे पास एक डीसी कंपोनेंट और आ जाता है। ये डीसी कंपोनेंट धीरे धीरे टाइम के साथ डिके हो जाता है। अब होता क्या है कि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड होने से क्या होगा, सिस्टम में जो आपकी ओवरऑल वोल्टेज वेव आएगी या फिर करंट वेव आएगी, ये कुछ ऐसी आएगी, ठीक। बाद में ये डीके होके ऐसा हो जाएगा। तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि डीसी पार्ट ये रहा और एसी पार्ट इसी के साथ मर्ज हो गया है। तो वही चीज़ आपको इस फिगर में भी बताई गई है। जो आपका डीसी पार्ट था वो यहाँ पे मर्ज हुआ है आपके एसी पार्ट से। तो आप देख सकते हो सब ट्रांजिएंट ये वाला हिस्सा है, ट्रांजिएंट उसके बाद, और जब आपकी वेवफॉर्म एकदम सेटल हो गई साइनसॉइडल की तरह, तो वो आपका स्टेडी स्टेट वाला पार्ट हो गया, ठीक। ये कुछ एक्सप्रेशन है। देखिए, सब कोई भी मशीन है, मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई मशीन है E, जिसका EMF E था और इसका रिएक्टेंस X था, ठीक। और ये किसी बस से कनेक्टेड थी। अब जब भी कोई फॉल्ट आएगा यहाँ पे, उससे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी। तो ये तीन करंट होती हैं। एक होती है आपकी सब ट्रांजिएंट करंट। ये सब ट्रांजिएंट करंट जो होगी वो E डिवाइडेड बाई X सब ट्रांजिएंट, यानी कि जो रिएक्टेंस ये फेस कर रहा होगा EMF,
कब? जबकि सब ट्रांजिएंट पीरियड में। तो ये आपकी सब ट्रांजिएंट करंट होगी। सिमिलर केस आपका होगा ट्रांजिएंट का भी, तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ जो रिएक्टेंस आएगा वो ट्रांजिएंट होगा। और स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, क्योंकि ये जो मैंने x लिखा है ये स्टेडी स्टेट पार्ट में ही यूज़ होता है, तो ये सिंपली E डिवाइडेड बाई x। ठीक, तो ये 3 करंट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, वही यहाँ पे लिखा भी गया है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या क्या है तीनों पार्ट, ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। सो थैंक यू ऑल।